हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें हम लोग एक केस देख चुके हैं। दूसरा केस अभी आपको मैंने बताए थे क्या था कि एक लीनियर चार्ज है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये निकालना है। अब देखिए, जैसा आपको बताए थे कि यहाँ प्रॉब्लम गॉस थ्योरम को इस्तेमाल करना है और उसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बताए थे कि गॉस थ्योरम के साथ ये लफड़ा है, यहाँ तीन वेरिएबल है। जब तक दो वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होगा तब तक हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है, और क्लोज सरफेस कैसा चुनेंगे ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि जैसा मतलब आप अगर क्लोज सरफेस ढंग का चुने, सोच के चुने, सोच समझ के चुने, तो दो वेरिएबल्स कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, एक वेरिएबल के लिए चीज़ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर गॉस थ्योरम को आप सही ढंग से बिना सोचे चुन लिए तो गॉस थ्योरम तो अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि गॉस थ्योरम इस्तेमाल होने के लिए सरफेस में सिमेट्री होना और बढ़िया होना मतलब कोई मैटर नहीं करता है। गॉस थ्योरम के लिए सिर्फ सरफेस क्लोज होना मैटर करता है। लेकिन गॉस थ्योरम को सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सिमेट्री बहुत जरूरी है। तो यहाँ जो केस है एक बार हल्का समझेंगे, बाकी आपको वो डायग्राम क्या किए हैं वो दिखाएंगे ही कि भाई ये लीनियर चार्ज है, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पी पॉइंट पे सरफेस क्लोज करना है। इससे पहले जो केस देखे थे वहाँ स्फीयर लिए थे, मान लो यहाँ भी हम वैसे ही स्फीयर ले लिए। क्या दिक्कत थी, या क्या सही है या गलत है, सही है तो कैसे और गलत है तो कैसे, ये समझेंगे हम लोग। यहाँ क्या होगा कि सबसे पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए आपका कि आपके पास अगर लीनियर चार्ज है तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। तो थोड़ा तो आपको जानकारी मतलब इस चीज़ को मान के चलना पड़ेगा कि इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बाहर की तरफ होता है, रेडियली बाहर की तरफ। समझ रहे हैं बात मेरा, इधर इधर उसी तरह से ऊपर नीचे हर तरफ बाहर की तरफ निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे होगा, ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर होगा। अब मान लो यहाँ अगर ये स्फीयर है तो स्फीयर के लिए यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, दोनों के बीच का एंगल हर जगह वेरिएबल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल मिला। हम लोग का तीन चीज़ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एरिया होता है, दोनों के बीच का एंगल होता है, ये वेरिएबल हो गया। अब देखिए ये जो रड है उससे इस पॉइंट का दूरी और इस पॉइंट का दूरी क्या है, अलग अलग है। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तीन वेरिएबल होगा अगर आप स्फीयर लेते हैं तो। लेकिन अगर इसी केस में हम लोग एक क्या करें, सिलेंडर चुन ले, ऐसे करके सिलेंडर ले लें, तो सिलेंडर लेने और ये सिलेंडर में ऊपर नीचे बंद है, ऐसा नहीं सोचना है कि ढक्कन खुला रहेगा तो गॉस थ्योरम अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि सरफेस क्लोज होना चाहिए। अब ये जो लीनियर चार्ज है ये कहाँ से गुजर रहा है, एग्जैक्टली मिडिल से गुजर रहा है, और ऐसा हम लोग सिलेंडर चुन लिए। तो इसमें क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होता है कि हर जगह डिस्टेंस यहाँ बराबर है। इस वाले सरफेस में देखिए, इस वाले सरफेस को देखिए, हर जगह डिस्टेंस क्या है, इक्वल। और हर जगह अगर डिस्टेंस इक्वल है तो इससे क्या फ़ायदा होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सेम आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। अब कुछ लोग के दिमाग में आ सकता है कि ये सरफेस का दूरी यहाँ से तो हर जगह अलग अलग है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा, यहाँ से यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इधर आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेरिएबल होगा। यहाँ पर देखिए खासियत यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर होगा ना, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर होगा, तो 90 डिग्री आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल जहां 90 डिग्री आया तो फ्लक्स क्या होता है, 0। ई डॉट डी एस होता है फ्लक्स, दोनों का, दो चीज़ का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में दो के बीच का एंगल 90, मतलब उसका वैल्यू क्या आता है, 0। तो उसी तरह से ये नीचे वाला जो ढक्कन है इसमें भी अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर या इधर, एरिया वेक्टर इधर या इधर 90 डिग्री, तो ये दोनों सरफेस का तो फ्लक्स 0 आ जाएगा अपने आप। हम लोग को सिर्फ इस सरफेस का फ्लक्स निकालना होगा, जो कि निकालना आसान होगा। तो यहाँ पर अगर लीनियर चार्ज है तो सरफेस कैसा चुनेंगे, सिलेंड्रिकल चुनना फ़ायदेमंद होगा हम लोग को। तभी हम लोग गॉस थ्योरम को इस्तेमाल करके, गॉस थ्योरम को यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर हम लोग उसी तरह से आप देखिए, अब इस प्रॉपर चीज़ को यहाँ पे बस वहीं लिखे हैं, वी हैव अ लॉन्ग रड हैविंग चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस रड का चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या, लैम्डा। आपको तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का, और वॉल्यूम में। तो लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा। मान लीजिए इसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो एल लेंथ में चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू एल। ये समझाए थे, आपको याद होना चाहिए। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीका का बताए थे, लाइन में, एरिया में और वॉल्यूम में। लाइन पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है हमको, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, तो जितना बड़ा लेंथ में चार्ज निकालना होगा उसको इससे गुना करेंगे तो उतना बड़ा लेंथ का चार्ज आ जाएगा। खैर, अब कहता है हम लोग को पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर किए। यहाँ से देख रहे हैं जो अभी आपको समझाए थे,
थे एज ऑन द फिगर। अब इस तरफ आइए, यहाँ के बाद इस तरफ, ये लास्ट का चीज़ है, इधर अभी ध्यान नहीं देना, इधर आना है, मतलब इधर नहीं आना है, इधर आना है। तो अब इस सरफेस को 1 नंबर नाम दिए हैं, इस सरफेस को 3 नंबर नाम दिए हैं, और बीच में जो सरफेस है गोल सा ऐसे जो घूम रहा है यहाँ, ये पूरा का पूरा, इसको 2 नंबर नाम दिया है। तो 1 नंबर सरफेस में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भरी हुई यहाँ से यहाँ वेरिएबल है, या यहाँ से यहाँ वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर ऊपर 90 डिग्री के चलते फ्लक्स 0 आ जाएगा। तो इसका फ्लक्स 0 हुआ। 3 नंबर में भी वही होगा, फ्लक्स थ्रू 3, ये भी 0 हो जाएगा, यानी इसका और इसका फ्लक्स आ गया 0। अब ये वाला सरफेस, तो हर जगह इससे डिस्टेंस बराबर है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ये सिलेंडर जो हम लोग कंसिडर किए हैं, ये पॉइंट का दूरी r है, तो इसका रेडियस कितना होगा r, और इसका लेंथ l लिए हैं अपने मन से। ये जो लेंथ ऑफ द सिलेंडर लिए हैं ये अपने मन से लिए हैं। अब देखिएगा l गायब हो जाएगा बाद में। अब इस वाले सरफेस में आते हैं, ये जो गोल सरफेस है यहाँ पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एरिया है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, बिकॉज इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, इधर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, तो हर जगह 0 डिग्री आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया 1, बचा हम लोग का सिंपली ई डी एस, ई रह गया, और डी एस यानी इसका पूरा जब सरफेस आप लेंगे, यानी ये पूरा जो सरफेस लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लेंथ, इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर हो गया इसका सरकमफ्रेंस, और उसको लेंथ से गुना कर देंगे तो इसका सरफेस एरिया, ई दोनों छोड़ के, इस वाले का सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, तो ई इंटू 2 पाई आर एल। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, तीनों सरफेस का फ्लक्स जोड़ दिए, φ1 + φ2 + φ3, तो कितना आ गया हम लोग का, ये दोनों का तो 0 था, φ1 φ3 0 था, φ2 का वैल्यू इतना आ गया, तो ये निकल गया टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, गॉस थ्योरम का एक पार्ट। अब टोटल चार्ज इनसाइड कितना होगा, तो ये जो क्लोज सरफेस है, बाहर क्या चार्ज है उससे कोई लेना देना नहीं, अंदर में यहाँ से यहाँ तक चार्ज है, यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर में चार्ज है। इसका लेंथ कितना है l, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना था लैम्डा, तो लैम्डा को l से गुना कर देंगे तो यहाँ से यहाँ कितना चार्ज है ये पता चल जाएगा, लैम्डा l, यानी इस जो हम लोग क्लोज सरफेस कंसिडर किए हैं उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है लैम्डा l। अब गॉस थ्योरम लगा रहे हैं। गॉस थ्योरम क्या कहता है, टोटल फ्लक्स बराबर अंदर का चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स हम लोग का ई इंटू 2 पाई आर एल आया था, ये टोटल फ्लक्स हो गया, और अंदर का चार्ज कितना है लैम्डा एल, तो अंदर का चार्ज हुआ लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ एल एल कट गया, हम आपको बोले थे एल गायब हो जाएगा, एल कट गया, तो ई बराबर कितना आया 2 लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान देने का चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, लैम्डा तो यहाँ कांस्टेंट है, मतलब यहाँ से दूर जाएंगे फील्ड घटेगा, लेकिन आर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये अंतर है, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन उठाता है। तो ये सेकंड एप्लीकेशन था गॉस थ्योरम का। ये हम लोग का थर्ड एप्लीकेशन है, एक केस इसमें 2 केस होगा इस एप्लीकेशन के भीतर में, एक केस आज बताते हैं, बाकी कल आपका उम्मीद है चैप्टर साफ कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस r है, और इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा चारों तरफ, और ये टोटल चार्ज कितना है q। अब हम लोग को इसमें एक केस है कि इसके अंदर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो अंदर में एक पॉइंट P लिए, और यहाँ से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना लिए, यहाँ से होता हुआ गॉसियन सरफेस ले लिया। इसमें आप कैसा भी गॉसियन सरफेस लीजिएगा फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा अभी आप देखेंगे, खुद देखेंगे। तो फिलहाल तो हम स्फेयर है तो स्फेयर ही लीजिएगा, वो हमेशा बेटर होता है, स्फेयर ले लिए हैं फिलहाल यहाँ पे। अब हम लोग गॉस थ्योरम लगा रहे हैं, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखिए हम लोग का चूंकि स्फेरिकल सेल है, मतलब चार्ज सिर्फ इस सरफेस पे है, इसके भीतर कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब ये जो गॉसियन सरफेस यहाँ कंसीडर किया गया है इसके भीतर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये जो क्यू इनसाइड वाला टर्म है ये 0 हो जाएगा, और ये 0 होने का मतलब ये कंप्लीट टर्म 0 हो गया, और ये पूरा टर्म 0 हुआ, तो यहाँ पर हम लोग का एरिया तो 0 हो नहीं सकता है, तो ऑब्वियस हम लोग का क्या 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना आ जाएगा 0, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर एक स्फेरिकल सेल है तो उसके भीतर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है 0, उसके भीतर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए सेकंड केस में निपटा ही देते हैं। अब हम लोग का बाहर यही वही स्फेयर है जो हम लोग जो कंसीडर किए थे वही स्फेयर है, लेकिन इसके बाहर के किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है। ये मेरा स्फेयर है, इसके बाहर के किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है। याद रखिएगा स्फेरिकल सरफेस जहाँ भी रहे तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो फील्ड होगा हर तरफ बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर भी हर तरफ बाहर की तरफ होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा, और स्फेरिकल होने से डिस्टेंस बराबर होने से हर जगह फील्ड कांस्टेंट आ जाएगा, इसलिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग का ये जो स्फेयर है उसका रेडियस r है, ये पॉइंट P है,
जहाँ पे फील्ड निकालना था, ये पी पॉइंट से होता हुआ हम लोग एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिए, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिए जिसका रेडियस कितना है x। ओके, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किए जिसका रेडियस है हम लोग का x। अब गॉस थ्योरम लगा रहे हैं तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू अंदर का चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, फिर से कहेंगे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, तो इस तरह से दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा 0 डिग्री, ई डी एस कॉस 0 डिग्री बराबर अंदर का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस बार जो गॉसियन सरफेस लिया गया है सारा का सारा चार्ज उसके भीतर है। इससे पहले वाले केस में जब अंदर के पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे थे, अंदर के थ्रू गॉसियन सरफेस लिए थे, तो इसके भीतर कोई चार्ज ही नहीं था, सारा चार्ज इसके बाहर था। लेकिन इस बार जो गॉसियन सरफेस लिए हैं सारा चार्ज उसके भीतर है, इसलिए अंदर का चार्ज कितना हो जाएगा Q, इनसाइड Q हो जाएगा। तो अंदर का चार्ज Q हो गया, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ई बाहर निकल गया, डी एस यहाँ से हम लोग का ये जो स्फेयर है इसका रेडियस लेना पड़ेगा, इसका रेडियस उसका एरिया लेना पड़ेगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अंदर का चार्ज कितना हो गया, पूरा चार्ज Q हो गया, तो इसका जगह Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे आगे, तो E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो ये तीसरा केस था, बाकी 2 या 3 केस है वो कल के क्लास में ख़त्म करेंगे। थैंक यू।